एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टीसीएफ चैनल। आज की वीडियो में हम साइंस का पार्ट 6 देखेंगे, साइंस सीरीज़ का पार्ट 6, जिसके अंदर हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए, इफ़ वी ऐड अ हैंडफुल ऑफ गार्डन सॉइल टू अ बीकर, यदि हम किसी 3/4 जल से भरे बीकर में एक मुट्ठी भर बगीचे की सॉइल यानी मृदा को मिलाएं, ठीक है, और उसे छड़ से अच्छी तरह से हमने फिर मिला दिया है। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दिया कि उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो आपने देखा होगा कि फिर कुछ लेयर्स बन जाएंगी। द ऑर्डर ऑफ दीज लेयर्स फ्रॉम द बॉटम टू टॉप इज, अब ये लेयर्स जो बनी है इनका ऑर्डर आपको बताना है कि क्या ऑर्डर होगा। तो देखिए, ये मैं क्वेश्चन को जूम कर देती हूँ ताकि हिंदी वाले बच्चे भी एक बार देख लें। ऑप्शन में है पहले बजरी, मृत्तिका, बालू, ह्यूमस, जल। सेकेंड ऑप्शन है बालू, बजरी, मृत्तिका, जल, ह्यूमस। थर्ड ऑप्शन है मृत्तिका, बालू, बजरी, ह्यूमस, जल। और फोर्थ है बजरी, बालू, मृत्तिका, जल या ह्यूमस। ऐसे इंग्लिश वाले बच्चे देख लें। ग्रेवल, क्ले, सैंड, ह्यूमस, वाटर। सैंड, ग्रेवल, क्ले, वाटर, ह्यूमस। क्ले, सैंड, ग्रेवल, ह्यूमस, वाटर, या ग्रेवल, सैंड, क्ले, वाटर या ह्यूमस। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं ये कॉन्सेप्ट। ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 7th का जो चैप्टर है सॉइल, वहाँ से लिया गया है। तो एक बार हम एनसीईआरटी में देख लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, क्लास 7th का जो चैप्टर है सॉइल, इसमें सॉइल प्रोफाइल करके एक टॉपिक है, पेज नंबर 97 पे आपको दिख जाएगा। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो पीडीएफ का, जो हिंदी में पीडीएफ अगर आपको चाहिए चैप्टर की, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से एनसीईआरटीज़ को डाउनलोड करके उसे रीड कर सकते हैं। देखिए, ये जो आपको लेयर्स दिख रही हैं सॉइल की, इसमें आपने देखा होगा, अगर हम ऊपर से देखें, टॉप से बॉटम में देखें, तो सबसे पहले क्या आता है? ह्यूमस आता है। सेकंड नंबर पे वाटर यानी जल। थर्ड लेवल पे, थर्ड जो लेयर होती है वो होती है क्ले की। फोर्थ होता है सैंड यानी बालू, और जो लास्ट लेयर है वो है ग्रेवल की। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा था आपको टॉप से बॉटम नहीं करना, बॉटम से टॉप करना है, नीचे से ऊपर की ओर। तो पहले क्या आएगा? ग्रेवल, सैंड, क्ले, वाटर और ह्यूमस। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन को देखें तो देखिए, इसमें ग्रेवल, सैंड, क्ले, वाटर, ह्यूमस, यानी नीचे आएगा बजरी, उसके बाद बालू, मृत्तिका, जल, ह्यूमस। सबसे ऊपर वाली लेयर ह्यूमस की रहती है और सबसे नीचे वाली क्या रहती है? ग्रेवल यानी बजरी की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 72 है, ये इसी चैप्टर सॉइल से लिया गया है, जो कि क्लास 7th का चैप्टर है। क्लास 7th का चैप्टर सॉइल से ही 2 क्वेश्चन आए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 72 वाला एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, क्या है क्वेश्चन। अगर हम बात करें जो अनाज होते हैं, जैसे गेहूं या चना, 2 अनाज लिए हमने, तो इनको उगाने के लिए जहाँ पर ये ग्रो हो रहे हैं वहाँ पे सॉइल कैसी होगी? द सॉइल ऑफ दिस एरिया मस्ट बी, ठीक है। अगर हम वीट और ग्राम यानी गेहूं और चने को उगा रहे हैं, तो कैसी सॉइल हमें चाहिए? क्या लूमी और सैंडी, क्लेई, सैंडी या क्लेई, या बोथ क्लेई एंड लूमी, दुमटी और बलुई दोनों, या मृन्मय, बलुई और मृन्मय दोनों, या मृन्मय और दुमटी दोनों। तो इसे क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये तीनों जो सॉइल्स हैं, लूमी सॉइल यानी दुमटी, क्लेई यानी बलुई, और सैंडी यानी सैंडी होती है बलुई, और क्ले यानी होती है मृन्मय, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम क्लास 7th का जो सॉइल चैप्टर है वहाँ पे एक बार देखेंगे। तो देखिए, क्लास 7th का जो चैप्टर है सॉइल, इसके आप पेज नंबर 103 पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको देखो दिख जाएगा, क्ले यानी मृन्मय एंड लूमी सॉइल जो होती है आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक वीट एंड ग्राम। कौन कौन से अनाज के लिए सूटेबल रहती है? वीट यानी गेहूं, और ग्राम यानी चने के लिए, क्योंकि क्ले और लूमी सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है ना, या ये वाटर को होल्ड करके रखती हैं।
अगर आपको इस चैप्टर के बारे में और देखना है तो देखिए, मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन इतने सारे चैप्टर्स हैं एक साथ मैं नहीं कर सकती। तो पहले जो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो आप उसको देख लीजिए और ख़ुद भी एनसीईआरटीज़ को रीड कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन सीटेट में आते हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पिछले साल के रिपीट भी होते हैं। तो इन वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ को भी अच्छे से आप लोग करें, और वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी सॉइल चाहिए, क्लेई एंड लोमी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, मृण्मय और दुमटी, ये दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 73rd क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, व्हेन अ कॉपर प्लेट इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर। अगर हमने कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रख दी है, तो आपको पता होगा नम वायु का मतलब कि एयर में मॉइस्चर भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, तो आपने देखा कि कॉपर प्लेट पे कुछ समय बाद एक डल ग्रीन कोटिंग हो जाती है, एक ग्रीन कलर की हल्की हरी परत जम जाती है। तो वो किस चीज़ की परत है? तो ये एक रिएक्शन की वजह से ऐसा होता है। कॉपर जब मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसके कारण ग्रीन लेयर बनती है, वो उसको रिप्रेजेंट करती है। तो ये एक रिएक्शन की वजह से है, तो इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। एक बार मैं आपको रिएक्शन भी बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको रिएक्शन बता देती हूँ। अगर कॉपर है वो मॉइस्चर में रखा है, तो मॉइस्चर में वाटर भी प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं, ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो जब ये रिएक्शन होगा तो इससे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? CuOH2 यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड और CuCO3 यानी कॉपर कार्बोनेट मिलेगा। तो ये ग्रीन कलर का है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग अब खुद ही कर सकते हैं, क्या है? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है, इसीलिए ग्रीन कोटिंग होती है। नेक्स्ट हम 74th क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल जनरली एक्सप्रेस्ड। ईंधनों के ऊष्मीय मान को हम कौन सी यूनिट में, कौन से मात्रक में व्यक्त करते हैं? तो ये वाला हमने पहले जो सीरीज़ करी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़, उसमें हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने कैलोरीफिक वैल्यू निकाली है। तो आपको पता होगा कि कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड अपॉन कितना आपने फ्यूल लिया है। ठीक है, तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई जब हमने 1 kg फ्यूल को बर्न किया, तो वो क्या कहलाता है? कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। तो इसकी क्या यूनिट होगी? किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। आंसर 4 है इसका करेक्ट। एक बार हम एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं। ये क्लास 8 का 5th चैप्टर है, 6th चैप्टर है, कंबशन एंड फ्लेम। 5th चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम करके है, और जो 6th चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम, वहाँ पे देखिए आपको दिख जाएगा। हमने प्रीवियस ईयर की सीरीज़ में भी ऐसा बहुत अच्छे से मैंने उसमें समझाया है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, और कैलकुलेट करने वाला एक क्वेश्चन था, तो आप वो भी देखिए जाके। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। अगर हम 1 kg ईंधन को जलाते हैं तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। और इसकी यूनिट क्या है? किलो जूल पर केजी। हिंदी वाले बच्चों को भी मैं दिखा देती हूँ। देखिए हिंदी वाले बच्चे भी देख लें, चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला, कंबशन एंड फ्लेम। अगर आप इसमें लास्ट में आएंगे चैप्टर के, तो यहाँ देखिए आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ एक टॉपिक है ईंधन दक्षता। यहाँ पर ही है, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा, जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ऊष्मा प्रोड्यूस हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? ऊष्मीय मान या कैलोरीफिक वैल्यू। और ईंधन के ऊष्मीय मान को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है 4, किलो जूल पर केजी। ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। देखिए, द मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल इज नॉट पॉसिबल इफ द वाटर इन विच दे आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट डैश। टेडपोल जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं उसमें उनका कायांतरण
जब लार्वा से एक इंडिविजुअल बनता है ना, अंडे से पूरा का पूरा एडल्ट बन गया, जैसे फ्रॉग है, तो फ्रॉग का लार्वा था पहले इनिशियल स्टेज में, धीरे धीरे वो फ्रॉग बन गया, तो वो पूरी जो कंप्लीट साइकिल है वो क्या कहलाती है, मेटामॉर्फोसिस। उसकी काया ही चेंज हो गई, कायांतरण, वृद्धि करके वयस्क बनना तभी संभव है जब उस जल में क्या हो, पर्याप्त मात्रा में। तो इसका देखिए ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है आयोडीन। ये एक और क्वेश्चन, ये ही क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है सीटेट में, वो किसी दूसरे ईयर का क्वेश्चन पेपर है, वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में जब कवर करेंगे तो उसमें भी वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज्ड फ्यूल हैज मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। अभी हमने कैलोरीफिक वैल्यू का क्वेश्चन डिस्कस किया, इसी चैप्टर से आपको दो क्वेश्चन मिल गए। एक में कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट पूछी है और उस वाले क्वेश्चन में आपको पूछा है कि कैलोरीफिक मान किसका सबसे ज़्यादा है। तो देखिए ये वाला भी उसी वाले चैप्टर से लिया गया है जो क्लास 8 का 6th चैप्टर है। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस डीजल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस, या पेट्रोल। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए पहले मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ, फिर आप ही इसका करेक्ट आंसर खुद बताएंगे। हमने अभी जो कैलोरीफिक वैल्यू डिस्कस करी है, ये पेज नंबर हमने है यहाँ पे 72 पर ऊष्मीयमान को देखा है, उसी के बाद वाला जो पेज है 63, यहाँ पे आपको एक टेबल मिलेगा। देखिए इसमें ईंधन है और उनको इन्होंने क्रम वाइज अरेंज कर रखा है। तो सबसे कम जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है गोबर के उपलों की, ठीक है, फिर उससे ज़्यादा लकड़ी, फिर कोयला, फिर पेट्रोल, फिर मिट्टी का तेल, फिर डीजल, फिर मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, जैव गैस यानी बायोगैस, फिर हाइड्रोजन आता है। तो अभी जितने ऑप्शन हैं, ऑप्शन में आपको सीएनजी दे रखा है, एलपीजी है, पेट्रोल है और डीजल है, तो उनमें से सबसे ज़्यादा किसकी होगी, होगा एलपीजी। एलपीजी का कैलोरीफिक वैल्यू कितना है 55,000, यानी कि अगर 1 केजी एलपीजी को बर्न किया जाता है तो उससे कितनी हीट एनर्जी मिलती है 55,000, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एलपीजी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ द गैसेस अदर देन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। वायु के अंदर बहुत सारी गैसेज हैं, है ना, वायु बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार यानी कि वॉल्यूम के अनुसार अगर हम उनको देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसें जैसे CO2 है या मीथेन है, आर्गन है, ओजोन है तथा जल वाष्प यानी वाटर वेपर, तो ये कितना परसेंट ऑक्सीजन में कितना परसेंट हमारी एयर के अंदर प्रेजेंट है, आपको ये वाला बताना है। तो देखिए एक चीज़ आपको पता होगी कि हमारी एयर कंपोजिशन की अगर हम बात करें कि हमारी एयर में गैसेस की कंपोजिशन कैसे कैसे है, तो पहले आपको ये वाला मैं डाउट क्लियर कर देती हूँ। देखिए क्लास 8 का चैप्टर है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, इसी पेज पे फर्स्ट वाले पेज पे आपको मिल जाएगा, यू ऑलरेडी नो दैट एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस बाय वॉल्यूम, अबाउट 78% हमारे उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन है। बाकी हमारी इन दोनों गैसेस को छोड़ के बाकी क्या होता है एयर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन रहता है, मीथेन है, ओजोन है और वाटर वेपर यानी जल वाष्प है। तो अगर मैं 78 और 21 को प्लस करूं तो कितना आएगा 99, ठीक है। तो कितना परसेंट, ये बाकी कितनी होंगी 1% ही होंगी ना, तो ऑप्शन क्या करेक्ट आएगा 1%। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी 1%। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देखते हैं 78th वाला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट्स शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जो ग्रंथि है, कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को अपने उसमें सिक्रीट करके रखता है। तो फर्स्ट है एड्रीनल, सेकंड है पेनक्रियाज, थर्ड है पिट्यूटरी और फोर्थ है थायराइड। यानी एड्रीनल, अग्नाशय, पीयूष या थायराइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, इसका सही उत्तर होगा सेकंड पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। आपको एक ऐसी फोर्स सेलेक्ट करनी है जो बाकियों से भिन्न है। तो फर्स्ट वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल,
सेकंड है फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल, थर्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, और फोर्थ है मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल। तो देखिए जो 8th क्लास में चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, उसके अंदर से क्वेश्चन लिया गया है। पहले मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। दो तरह की फोर्स होती हैं, एक होती है कांटेक्ट फोर्स और एक होती है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लग रही है तो उनके बीच में अगर कांटेक्ट है तो वो फोर्सेस कहलाएंगी कांटेक्ट फोर्सेस। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लग रही है बट उनमें आपस में वो टच नहीं है, आपस में उनमें कांटेक्ट नहीं है, तो वो नॉन कांटेक्ट कहलाएंगी। कैसे? अगर सेब पेड़ से गिरा तो वो नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ उसे अपनी ओर खींच रही है। लेकिन क्या अर्थ सेब से कनेक्टेड है? क्या उनके बीच में कांटेक्ट है? नहीं। तो वहां पे कौन सी फोर्स लग रही है? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो न्यूटन ने डिस्कवर करी थी। तो ये वाला चीज आपको पता चल गई कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये एक तरीके का नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अब मैं मैग्नेटिक फोर्स का समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपके पास दो चुंबक हैं, ठीक है, दो मैग्नेट्स हैं। तो अगर एक मैग्नेट ये वाला है, एक मैग्नेट ये वाला है, अभी ये अगर थोड़े डिस्टेंस पे भी रखें तो भी ये आपस में क्या आएंगे? पास आने की कोशिश करेंगे, एक्सर्ट करेंगे फोर्स को, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों? अभी तो इनके बीच में कांटेक्ट नहीं है, लेकिन इनके चारों तरफ जो इनकी मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो आपस में इन्हें क्लोज लाने की कोशिश करेगी। तो ये भी कैसी है? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं। इनमें ज़रूरी नहीं है मैग्नेट में कांटेक्ट हो तभी फोर्स लगेगी। अगर ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है तो फिर मैग्नेटिक फोर्स इन पे लगेगी। अब बात आती है फ्रिक्शन फोर्स की या घर्षण बल की। अगर हम बात करें तो देखिए फ्रिक्शन क्या है? एक कांटेक्ट फोर्स है। क्योंकि अगर मैंने माना कहा कि ये एक सरफेस है और इस पे मैं इस बॉक्स को मूव कर रही हूँ, ये बॉक्स है ए, अगर हम इस पे मूव कर रहे हैं तो एक टाइम बाद मैंने इसे धक्का दिया बॉक्स को, एक टाइम बाद बॉक्स आके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सरफेस है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लगेगी जो फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगी, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन ऐसा नहीं है कि अगर ये बॉक्स इससे ऊपर है तो क्या फ्रिक्शन लगेगा? नहीं। फ्रिक्शन के लिए इन दोनों के बीच में कांटेक्ट होना जरूरी है। तो अब तक हमने तीन फोर्स देखी। फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है यानी घर्षण बल में कांटेक्ट जरूरी है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, और मैग्नेटिक फोर्स भी नॉन कांटेक्ट है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि जो चार्ज के कारण स्थिर वैद्युत बल। अच्छा, आपने कई बार देखा होगा कि आप एक एक्सपेरिमेंट हमने बचपन में बहुत किया है कि जो स्केल होता है, हमने सिर में तेल लगाया और स्केल को बहुत तेज तेज रब किया, है ना। उसके बाद अगर हम उस स्केल को पेपर्स के पास लेके जाते हैं तो आपने देखा होगा कि पेपर स्केल से चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमने स्केल को अपने बालों से रब किया तो उसमें चार्ज प्रोड्यूस हुआ, और चार्ज के कारण कौन सी फोर्स प्रोड्यूस हुई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उसने क्या किया? पेपर को अट्रैक्ट किया। तो वहां पे क्या है? वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि स्केल को अगर आपने थोड़ी दूरी पे रखा तो पेपर आके खुद चिपकेगा। तो वो क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। यानी कि वहां पे कांटेक्ट नहीं था कि जब आप उसे बिल्कुल टच करोगे तभी वो फोर्स एक्सर्ट होगी। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपने रखा और कागज जाके चिपक गया। तो आपने यहाँ पे देखा कौन सा डिफरेंट है? फ्रिक्शन ही एक ऐसी फोर्स है जो यहाँ पे नॉन कांटेक्ट लिया है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? सेकेंड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज नेम्ड गोइटर। एक पर्सन जो है उसको एक बीमारी है गोइटर के नाम से। तो बताइए उसकी कौन सी ग्रंथि है, कौन सा ग्लैंड है जो सही से काम नहीं कर रहा। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोइटर जो होता है वो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और आयोडीन कौन सा ग्लैंड बनाता है? हमारा थायराइड ग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ। तो आज हमने जो 10 क्वेश्चंस डिस्कस करे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं एक साथ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ क्योंकि आपको एनसीईआरटी में भी जहाँ क्वेश्चन दिखाए जाते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर वो पढ़ना पड़ता है। अगर आपको इस वाले वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। और आप मैंने अपने चैनल पे न्यूट्रिशन इन एनिमल वाला चैप्टर अपलोड कर दिया है क्योंकि वो उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो आप उसको वहाँ जाके देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।